कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल बोर्ड पेपर है। ठीक है, दिए गए निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए, जो जानकारी आपको हम दें उसको लिख लीजिएगा। ये जानकारी आपको 11 मार्च के बोर्ड पेपर में बहुत हेल्पफुल करेगी। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? आंसर है इसका फ्रांस से। फ्रांस से अब क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। फ्रांस से संबंध नेपोलियन का था। फ्रांस एक विकसित देश है, याद रखिएगा। जर्मनी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? जर्मनी से क्वेश्चन बनते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑटो हान बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें जर्मनी का लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ जर्मनी। ओके, इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? तो गैरीबाल्डी, ज्यूसेppe मेसनी और काउंट काबूल ने। ब्रिटेन से क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? इसका आंसर बेटा ज्यूसेppe मेसनी को माना था। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक कौन थे? इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं बताने जा रहा हूं, आप इनको लिख लीजिएगा। ड्यूक मेटरनिक ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कौन थे ये? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इनका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? ड्यूक मेटरनिक का है, याद रखिएगा। रूसो से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं? रूसो से ये क्वेश्चन बनता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबंध के लेखक कौन है? रूसो हैं, याद रखिएगा। विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन है बेटा? विक्टर इमैनुअल सेकंड ये इटली के राजा थे। कौन थे? राजा थे। इन्हें 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। इतनी जानकारी मिली। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो रिचर्ड ऑकराइट ने तैयार की थी, याद रखिएगा। जेम्स वॉट कौन है बेटा? तो भाप के इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वॉट। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 कि 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण जो था बेटा, ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कीमतों का गिरना, ये कारण था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1848 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो इसका आंसर है बाइबल छापी थी। एक क्वेश्चन कब ये भी बन सकता है कि कब छापी थी? तो 1848 में छापी थी। ये कौन थे बेटा? तो ये छापे खाने के आविष्कारक हैं। कौन? गुटेनबर्ग। इनका संबंध जर्मनी से था। कहां से था? जर्मनी से था, याद रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में मुद्रण कला कब आई? कौन लेकर आया? तो 16वीं सदी में आई। कब आई? 16वीं सदी में आई और पुर्तगाली लेके आए थे। क्या कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। गोवा वाले क्षेत्र में लेके आए थे। कहां लेके आए थे? गोवा वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें उपरोक्त सभी लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है बेटा, शक्तियों का केंद्रीकरण ये संबंधित नहीं है। ओके, शक्तियों को केंद्रीकरण का मतलब ये है कि शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास रहना या एक ही संस्था के पास रहना, ये इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, जैविक बनावट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है बेटा, याद रखिए। जब कब प्रारंभ होती? जब एक ही धर्म को प्रमुखता दी जाती है। जब एक ही धर्म को प्रमुखता दी जाती है या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। याद रखिएगा, अपना देश जो भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, ओके। और धर्म के आधार पर भारत में निर्णय नहीं लिए जाते। भारत में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, ए भी हो सकता है, ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? इस तरीके के प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए जिसमें नहीं लगा हो। देखो,
संघ सूची का नहीं है, यानी यूनियन लिस्ट का कौन सा नहीं है। तो जो बेटा शिक्षा है ये नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके, उसे क्या कहेंगे? समवर्ती सूची कहेंगे। याद रखिए, प्रतिरक्षा, मुद्रा और विदेशी, ये तीनों ही संघ सूची के विषय हैं। आपने 3 प्रकार की सूची पढ़ी होगी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। पढ़ लीजिएगा, इससे आपके 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनके विषय पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का क्या मुख्य कारण था? तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि संकुचन हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत सरल। कह रहा है निम्नलिखित को सुमिलित करिए यानी मिलाइए कि भाखड़ा नांगल जो डैम है वो किस नदी में बना हुआ है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए, तो एक को पकड़ लो। जैसे टिहरी है, आपको पता है भागीरथी नदी में बना है, तो घा का दूसरा देखो किसमें बेटा? का खा गा का दूसरा इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, ए और बी। ठीक है, बचा सी और डी। ठीक, अब हीराकुंड महानदी में बना हुआ है, महानदी यानी चौथा, खा का चौथा, देखो खा का चौथा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। आप एक को पकड़ लीजिए, उसके आधार पर आप इसको सही कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो गुड़ बनाना जो है बेटा, ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। डेयरी ये भी नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, गा नंबर बिल्कुल सही होगा और घा नंबर। ठीक है, इस तरीके कोई ऑप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इसको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर है ये मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है? अनुपजाऊ, अनफर्टाइल बनाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये सामुदायिक भागीदारी से संबंधित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो उदार बनाता है। WTO क्या करता है? उदार बनाता है, सरल बनाता है व्यापार को। अच्छा, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995। इसका जो मुख्यालय है बेटा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको अधिक मजदूरी देना। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा। कोयला और पेट्रोलियम ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कौन नहीं है? तो भूतापी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 का बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपके 20 MCQ क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब यहां से सेक्शन बी शुरू हो रहा है, खंड बा शुरू हो रहा है। आप देख लीजिए, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नों को तैयार करें। अब मैं आपको मैप वाला पोर्शन जल्दी से सॉल्व करवा दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए, कह रहा है पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, तो नर्मदा नदी में कौन सा बना था? सरदार सरोवर, और गुजरात में कर दीजिएगा। महानदी पे हीराकुंड। ओके, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र कह रहा है, तो झारखंड कोरबा लिख दो आप। ठीक है, कोरबा लिख दीजिए। ओके, ठीक, कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन मतलब बंदरगाह। कौन से तट पर स्थित? पूर्वी तट पर स्थित, यानी इस तट पर। तो बेटा विशाखापट्टनम कर दो, तूतीकोरन कर दो, चेन्नई कर दो, पारादीप कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, कलकत्ता है। ठीक है, कोई भी कर दीजिए आप, एक बोल रहे हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री वाला। हाँ, हिस्ट्री वाला देख लीजिए। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ? तो इसका आंसर बच्चा जानता है।
अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। कह रहा गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया था? डांडी गुजरात 1930 याद रखिएगा। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से प्रारंभ किया? अच्छा बिहार, चंपारण बिहार 1917 याद रखिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा सूती मिल श्रमिकों ने कहां सत्याग्रह किया? अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद गुजरात में किया, याद रखिएगा। ओके और आखिरी क्वेश्चन है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। नागपुर अधिवेशन, और नागपुर कहां है बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टाइम किसी प्रकार से वेस्ट नहीं किया गया, अच्छे से तैयारी करिए। जो कुछ समस्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।